टेबल ऑफ कंटेंट्स का आप बताने लगी हो, रेफरेंसेस में आप जाएंगे सिंपल। सॉरी मुझे दोबारा से ओपन करने दें। ये आ गया आपके रेफरेंसेस। यहाँ पे देखिए आप लेफ्ट साइड पे ना टेबल ऑफ कंटेंट्स आपका शो हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे टेबल ऑफ कंटेंट्स शो हो रहा है, नजर आ रहा है? जी मैम। जी मैम। यस मैम। यहाँ पे आप आके अब टेबल ऑफ कंटेंट अपना ऑटोमेटिकली भी जनरेट कर सकते हैं और कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ से आके मैंने कस्टम पे क्लिक किया तो जो भी आप नीचे हेडिंग्स दोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आती जाएंगी, अगर एक दफा आप इसका टेबल ऑफ कंटेंट बना देंगे। अगर मैं यहाँ से इसको ओके कर देती हूँ ना तो वो यहाँ पे शो करवा रहा है नो टेबल ऑफ कंटेंट इंटायर एंट्रीज फाउंड। क्यों ऐसे कह रहा है? रुके मैं आपको इसका भी रीजन बताती हूँ। क्योंकि जब भी हम इस तरह देते हैं ना, होम पे जाएंगे, यहाँ पे अगर आपने कोई हेडिंग सिलेक्ट की है ना, जैसे मैंने अब यहाँ पे लिख दूं इंट्रोडक्शन, ठीक है, मैं यहाँ पे दे देती हूँ इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसके अलावा मैंने यहाँ से जाके इसको हेडिंग देनी है, हेडिंग 1। अब ये मेरी जाएगी डायरेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स में, अगर मैंने यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट सेलेक्ट कर लिया। अंडरस्टैंड? यहाँ से आपने इसको हेडिंग जब तक नहीं देंगे Yes, ma'am. आपका काम नहीं चलेगा। अब ये थी हेडिंग 1, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जब दूसरी हेडिंग नीचे जाके दूंगी ना, मैं यहाँ से जाके लिखूंगी हेडिंग 2, ठीक है। जैसे मैं अब यहाँ पे गई, मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी, बॉडी लिख दूं, फर्स्ट करो बॉडी, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। ये ना आपको बनाना पड़ेगा, साथ साथ अगर आप इसको मैनेज कर लेंगे आपको मुश्किल नहीं होगी, आपका टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने 2 हेडिंग मेरे पास आ गई। अब अगर मैं टेबल ऑफ कंटेंट पे जाती हूँ ना, फिर देखते हैं क्या होता है। रेफरेंसेस, टेबल ऑफ कंटेंट्स, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। अब मैं जब इस पे गई, देखते हैं अब बना के देता है कि नहीं बना के देता। रुके मुझे पहले उसको सिलेक्शन तो करनी थी। ये देखिए उसने बना के दिया है, वो मेरी सिलेक्शन नीचे हो गई थी, इस वजह से यहाँ पे आ गया। हम उसी पेज पे चलते हैं, फर्स्ट वाले पे, ठीक है। अब समझ आ गई ना कैसे ऑटोमेटिकली उसने बना के दिया है हमें। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने उसमें हेडिंग सेलेक्ट की थी उसकी। नो मैम। मैम आपकी स्क्रीन बहुत लेट मैम हो रही है स्क्रीन लेट और शो वो हो रही समझ है। नहीं आ रहा, वो इसकी वजह से समझ नहीं आ रही मैम, वो स्क्रीन बहुत लेट शो हो रही है। मैं जब आपको बताते हैं, रुके। अब मैंने ना आपको बताया है कि हेडिंग, जब मैंने हेडिंग दी थी वो शो हुई है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया इंट्रोडक्शन, और मैंने इसको यहाँ से हेडिंग दी, होम में जाके यहाँ पे हेडिंग शो होती है, हेडिंग 1, मैंने यहाँ से जाके उसको हेडिंग दी, ठीक है। यस मैम। यहाँ से जाके हेडिंग 1, इसके नीचे अगर आप बॉडी लिखते हैं वो आपकी हेडिंग 2 होगी। इससे नीचे अगर आप जाके कुछ और लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, वो आपकी हेडिंग 3 होगी। यहाँ से जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे आपका टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होगा। अब मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ। मैंने यहाँ से ना एक हेडिंग सिलेक्ट की है, हेडिंग 1 वाली। अब मैं जब टेबल ऑफ कंटेंट इसका क्रिएट करूंगी, वो मैं दोबारा रेफरेंसेस में जाऊंगी। अब स्क्रीन शो हो रही है, मैं साथ ताकि रेफरेंस बनाऊं। यस मैम। अच्छा, अब देखिए रेफरेंसेस पे गई, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे गई। यहाँ पर जाके आपने ऑटोमेटिक वाली सिलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि ये ना बार बार हमें मैनुअली बनानी पड़ती है। अब मैंने यहाँ पे कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे गई और ओके जस्ट करूंगी, ठीक है। कस्टम पे क्लिक करके ओके करूंगी तो ये देखिएगा, ये आपका बन गया टेबल ऑफ कंटेंट जो मैंने नीचे सेलेक्ट किया था। अंडरस्टैंड? खुद ही बता रहा है कि वो पेज नंबर 3 पर है। शो हो रही है स्क्रीन? यस मैम। अब जनरेट करना आ गया टेबल? मैम हो रही है पर लेट हो रही है शो। टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना आ गया? जी जी मैम। यस मैम। जी मैम। चलें ठीक है। अब ये थी हमारी बात टेबल ऑफ कंटेंट्स की। मैंने इसको बताने से पहले सोचा कि आपको ना इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको बनाना आ जाए कि हम किस तरह से इसको बनाएंगे, अगर बनाने की कभी जरूरत पड़ी तो। ये हमेशा वैसे बनाते हैं जब हम चैप्टर वाइज डेटा लिखते हैं, ठीक है। अब टेबल ऑफ कंटेंट इज एसेंशियली अ टॉपिक आउटलाइन ऑफ थीसिस। आपके थीसिस की आउटलाइन होती है। जैसे मैंने अब आपको आउटलाइन प्रोवाइड की है, किसी ने आउटलाइन ओपन करके देखी है सिलेबस की? जी मैम। यस मैम देखिए। मैंने क्या किया हुआ है, उसमें जस्ट हेडिंग्स प्रोवाइड की हैं और उनके सब हेडिंग्स प्रोवाइड की हैं, ऐसे ही है ना, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। वो बेसिकली मेरा एक ना टेबल ऑफ कंटेंट मैंने आपको जनरेट करके दिया है अपने अकॉर्डिंग, आपकी जो आउटलाइन है। अब वो यही चीज बता रहा है कि जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है उसमें आपके टॉपिक्स की आउटलाइन होती है।
इट इज कंपाइल्ड बाय लिस्टिंग द हेडिंग इन द थीसिस डाउन टू विच लेवल यू यूज। वही चीज के कौन से लेवल पे आप कौन सा काम कर रहे हैं वो उसको लेबल कर देता है, ठीक है। या तो लिस्ट ऑफ टेबल्स भी आप शो करवा सकते हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स भी शो करवा सकते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट में इलिस्ट्रेशंस शो करवाते हैं हम, ऐसे ही है ना। इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड अ लिस्ट ऑफ टेबल विच यू हैव वन और मोर आइटम्स इन द कैटेगरीज, ठीक है। यूज अ सेपरेट पेज ऑफ ईच लिस्ट। अगर आप लिस्ट शो करवा रहे हैं, आप टेबल ऑफ कंटेंट में भी सेपरेट पेज यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अब देखें, मैंने आपको एक हेडिंग दी है कि थीसिस में हम ना ये चीजें पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम थीसिस में ये चीजें पढ़ेंगे। अब आप इसको लिस्ट बनाओगे और उसको आप टेबल ऑफ कंटेंट के नेक्स्ट पेज पे शो करवाओगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लिस्ट नंबर कैप्शन पेज नंबर ऑफ एवरी फिगर। वही चीज जो अभी हमने करके दिखाई कि हर कैप्शंस भी शो करवा सकते हैं और पेज नंबर भी हर चीज का यहाँ पे शो करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये पेज नंबर शो हो रहा है, मैंने तो नहीं करवाया, खुद करवा रहा है वो, कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो पेज नंबर 3 पर है। ये देखें, पेज नंबर 2 पे नहीं है, वो पेज नंबर 3 पर है। अच्छा, ये हो गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स का काम। चैप्टर 1। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ना पब्लिश और अनपब्लिश डाटा मिल जाए तो आपने इसका क्या करना है। अच्छा जी, यहाँ पर ना बेसिकली जो आपका चैप्टर 1 होता है वो हमेशा मैंने आपको बताया था, वो आपका कंप्लीट ओवरव्यू बता रहा होता है, आपका जितना भी आपने लिखा होता है उसका राइटअप का। चैप्टर 1 हमेशा ये चीज बताता है, ठीक है। जैसे कल हमने एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन की थी, उसमें जो चैप्टर 1 था ना वो उसकी कंप्लीट स्ट्रेटजीज बता रहा था हर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका प्रॉब्लम, उसका स्टेटमेंट। ये आप लोग ना बेशक जो चीजें मैं इस तरह बोल रही हूँ आप लोग साथ साथ लिख लें, क्योंकि ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ जो आप इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। ये तो वो चीजें जो होती हैं, जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन में आप मेनली क्या बताते हो, डिफाइन करते हो उसकी प्रॉब्लम को, ठीक है। ये तो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन आप बताते क्या हो वो मैं आपको बता रही हूँ, वो बेशक साथ साथ लिख लें। आप उसकी प्रॉब्लम डिफाइन करते हो और वो जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन भी आप चैप्टर 1 में देते हो। ये इसका रूल होता है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट ओवरव्यू होता है पूरी स्टडी का। और जैसे मैंने आपको कहा था हेडलाइंस आप देते हो, बेसिकली चैप्टर 1 आपका हेडलाइंस है, ये माइंड में रखिएगा। अच्छा, मटेरियल और मेथड वही चीजें वही होंगी, सिर्फ आपने उनका यूज कैसे करना है वो बता रही हूँ। सबसे पहले आपने चैप्टर 1 में डिफाइन करना है प्रॉब्लम ऑफ सोल्यूशन को डिफाइन करना है, देन मटेरियल एंड मेथड्स को डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका कंप्लीट ओवरव्यू अपने प्रोजेक्ट का दे देना है, बस ये चीज आ जाती है आपके चैप्टर 1 में। अब उनमें आपने क्या क्या लिख सकते हो, उसमें आप इंट्रोडक्शन, उसी चीज का कंप्लीट ओवरव्यू का आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, क्योंकि जो आपका इंट्रोडक्शन होता है ना, जैसे मैं आपको कहूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे, कोई स्टूडेंट को कहूँ आप अपना इंट्रोडक्शन दे, वो क्या करेगा, वो कहेगा मेरा नाम ये है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, वो अपनी बैकग्राउंड स्टडी बताएगा मुझे, ऐसे ही है ना। अपने नाम के फौरन बाद अपनी बैकग्राउंड स्टडी बताने लग जाएगा, मेरे फैमिली मेंबर्स कितने हैं, मैं पहले क्या था, मैं अब क्या हूँ, वो ये चीज बताएगा, बैकग्राउंड स्टडी। इसी तरह आपने जब भी कोई रिसर्च करते हैं आप उसकी बैकग्राउंड स्टडी बताओगे। तो रिसर्च बेसिकली होती है ऐसे, अगर आप कोई भी चीज इन्वेंट करते हो ना, देखो आप कोई भी चीज स्टार्ट से इन्वेंट नहीं करते, पहले से चीजें होती हैं, आप उनकी स्टडी करते हो देन करते हो। अब यहाँ पे एक बात आ रही है, हम स्टार्ट से अगर करना चाहें, देखो कोविड-19 आया, पहले लोगों को इसका नहीं पता था, ऐसे ही है ना। कोविड-19 का पहले किसी को नहीं पता था ये कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, इसका फ्यूचर क्या होगा इसका। अब फर्स्ट करें, अगर कोई बच्चा ना इस पे अपना पेपर पब्लिश कराना चाहता है, तो वो क्या करेगा, क्योंकि पेपर पब्लिश करवाने के लिए जो रिसर्च करनी पड़ती है उसके लिए तो हमें बैकग्राउंड स्टडीज चाहिए। अब वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पर ना अनपब्लिश डाटा की तरफ जाएगा। यहाँ पे अब बात आएगी, क्योंकि रिसर्च हमेशा बेस करती है आपकी बैकग्राउंड स्टडीज पे, लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज आ जाए जो पहले नहीं थी, तो अब उसने उसके ऊपर स्टडी करनी है, फिर वो क्या करेगा, फिर वो डिफरेंट पीपल्स, जो लोगों ने डाटा ब्लॉग्स की सूरत में डाला होगा या फिर आपके इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं, उनसे वो देख के ना उसका डाटा वो जाके उसको रिसर्च में देगा और उसके अप्रूवल के लिए देगा कि मैंने ये स्टडी किया है डिफरेंट लोगों की सर्चेस से, ठीक है, जो कि अनपब्लिश है, अभी पब्लिश नहीं है। अब उसके वो रेफरेंस भी नहीं देगा, ठीक है, वो जस्ट डिफरेंट ब्लॉग से अगर उठाया उसका रेफरेंस दे सकता है एपीएस स्टाइल में, लाइक जैसे मैंने आपको वेबसाइट से डाटा लेके उसका एपीएस स्टाइल बनाना सिखाया है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अगर किसी वेबसाइट का कोई ब्लॉग उसने उठाया है, उसने कोविड-19 के बारे में सर्च किया, उसको ना कहीं से कोई डाटा नहीं मिला पब्लिश लोगों का, ठीक है, स्टैंडर्डाइज को डाटा नहीं मिला। अब उसके पास ये सोल्यूशन हो सकता है कि वो जो है ना अनपब्लिश लोगों का डाटा उठाएगा और उसको किस तरह से मैनेज करेगा, उसके लिए एक कंप्लीट प्रोसेस होगा, वो अप्रूवल के लिए जाएगा, देन अगर उसका रिजेक्ट हो गया वो फिर से आएगा। जैसे आपने सुना होगा कि अभी ना एक इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए एक इन्होंने
हर्ब लिया था जो कि कोविड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जिससे कह रहे थे इससे फायदा हो जाता है अगर आप कोविड का इलाज करें। अब देखें जिसने उसके ऊपर रिसर्च की वो भी तो किसी ऐसे आप और मेरे जैसे ने डाल दिया होगा ना, जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं वो चीजों के बारे में बताते हैं, वो डिफरेंट हर्ब्स के बारे में बताते हैं कि आप ये काम करें आप वो काम करें, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ना जिस बंदे ने भी उस हर्ब के बारे में देखा होगा ना कि इससे फायदा होता है कोविड को, उसने वो अनपब्लिश उसका डाटा था, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं मिला था, लेकिन उसने किसी से सुना था। अब वो इसको जाके ना अप्रूव करवाएगा। अब अप्रूव कौन करता होता है? अप्रूव हमेशा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेटा साइंटिस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारी डेटा साइंटिस्ट होते हैं जो कि उस डेटा को लेके उसके ऊपर पूरी रिसर्च करते हैं कि क्या वाकई ही इस चीज से फायदा होता है, देन वो आगे अप्रूव करके उस बंदे को देते हैं, ठीक है आप इसमें पब्लिश करवा सकते हो, ठीक है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है, अंडरस्टैंड? समझ आई कि आप लोग अनपब्लिश डाटा किस वे में लोगे? क्लियर हुआ अनपब्लिश डाटा किस वे में लोगे? देन मैं नेक्स्ट चलती हूँ। जी मैम। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कहा है कि आपने इसमें अपना कंप्लीट ओवरव्यू देना है जिसमें आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर का लिख रहे हो ना थीसिस, आप उसमें अपने फ्रेमवर्क बताओगे, आप उसमें अपनी सारे टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स बताओगे। जैसे कल आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन में उसने ना जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाई थी उसने इंट्रोडक्शन में अपने टूल का नेम लिखा हुआ था कि मैंने विजुअल स्टूडियो पे ये काम किया है, ऐसे ही है ना। तो अपने टूल का बताया था साथ ही, तो वो सारी चीजें आप इसमें बताओगे। डिफाइन टर्म्स, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे वो भी आप इसमें बताते हो। अब इसमें इंट्रोडक्शन में ना ये वाली सारी चीजें मैंने जो लिखी हुई हैं ये सेम वही चीजें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं, ठीक है, अपने अपने पॉइंट पे जो एक्सप्लेन की हैं। प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक ऑफ योर थीसिस, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी विल मेनली फोकस ऑन द क्वेश्चन। वो जो आपकी इसकी इंपॉर्टेंस होती है वो सिर्फ ये चीज देखती है हु विल बेनिफिट फ्रॉम द स्टडी। जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर आपका कोई अनपब्लिश्ड डाटा है, कोविड-19 का ये हब मिला है किसी को और वो कहेगा इससे लोगों को फायदा हो सकता है, मैं इसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट जनरेट करना चाहता हूँ, उसने डाटा साइंटिस्ट को दिया, डाटा साइंटिस्ट ने उस हब का क्या किया, उसका एक्सपेरिमेंट किया, देन वो कहेगा अप्रूव करेगा कि क्या वाकई ये लोगों को बेनिफिट देगा इनकी स्टडी, ठीक है, देन वो उसको अप्रूव करके पब्लिश करने के लिए इजाजत देगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर हुई ये चीज? The problem must not be answerable by yes or no। अब वो कहते हैं कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर मैंने उसे कहा है ना सोल्यूशन देना है, आप कभी भी अपने इंट्रोडक्शन में yes और no के फॉर्म में सोल्यूशन नहीं दोगे, आप कंप्लीट रीजन दोगे उसका, अंडरस्टैंड? आप हमेशा उसमें क्या दोगे? एक कंप्लीट रीजन दोगे कि ये इस वजह से मैंने ये चीज इंट्रोड्यूस करवाई है। समराइज द मेजर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन योर रिसर्च। आप अपने जो भी आपकी रिसर्च होगी, डिपेंडेंट होगी बेशक इंडिपेंडेंट होगी, आप उसको समराइज करोगे, ठीक है, उसके मेजर पॉइंट्स। उसके बाद की आइडियाज और कंस्ट्रक्ट इन योर अप्रोच। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड इक्विपमेंट, वही चीजें जो मैंने आपको भी बताई कि आप अपने टूल्स टेक्नोलॉजीज जो भी आप यूज करोगे आप उसमें बताओगे, ये वो 3 चीजें हैं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड इक्विपमेंट, ट्रेडिशनल मटेरियल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, ये सारे आप इंट्रोडक्शन में बताओगे। अब आ जाता है आपका चैप्टर 2। चैप्टर 1 में आपको पता चल गया कंप्लीट ओवरव्यू, जिसमें हर चीज आपने बतानी है, थोड़ी थोड़ी हेडलाइंस देनी है आपने जस्ट। और यहाँ पे अब आपका आ गया चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो होता है आपके थीसिस का, ये होता है आपका लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर, ठीक है। इसमें आपने वो जो मैंने यहाँ पे भी आपको बैकग्राउंड स्टडीज की बात की है ना, बट इसमें आपने उन्हीं बैकग्राउंड स्टडी को डिटेल्स में बताना है, अंडरस्टैंड? ये लिटरेचर रिव्यू का रिलेटेड होता है आपका सारा चैप्टर। अब लिटरेचर रिव्यू का रिलेटेड किस तरह से होगा, देखें आपने ना पब्लिश पेपर उठाए हैं, कोशिश किया करें जब आप पब्लिश पेपर उठाए ना लोगों के, तो वो अगर 2020 में आप उठा रहे हैं तो वो 2015 से नीचे ना जाए। पता है इससे क्या होता है? क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपने नेक्स्ट प्रोवाइड करनी है, आपने इतनी पुरानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी। तो मोस्टली जो लोग करते हैं ना वो जस्ट यही करते हैं कि 5 साल से आपका डेटा पुराना ना हो, ठीक है, बेशक वो पब्लिश्ड है बेशक अनपब्लिश्ड है, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे, ज्यादा फोकस वो ये करते हैं कि अगर आपका जो अनपब्लिश्ड डाटा है ना वो 5 साल से ज्यादा ना हो, पुराना ना हो, ठीक है, जो आप उनको प्रोवाइड करोगे, क्योंकि वो अनपब्लिश्ड चीज है। अब पब्लिश चीज है वो आप 5 साल वो भी कोशिश करते हैं कि 5 साल से पुरानी ना हो, लेकिन कोई पॉइंट इस तरह का होता है कि जो 10 साल पुरानी चीज भी उनके काम अब आ सकती है, तो फिर वो उसको ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो आजकल रिसर्चेस करते देखो टेक्नोलॉजीज जी। मैम ये इसका कैसे पता चलता है कि जी ये 5 साल का मतलब न्यू डाटा है और ये मतलब अब प्रीवियस इसका वगैरह कैसे नहीं पता है या चलता है ओल्ड ये मैं डाटा है? बताती हूँ। आपने डाटा कहाँ से उठाना है? जब आप डाटा उठाओगे, अभी हमने देखा हमने गूगल स्कॉलर से डाटा उठाना है जो पब्लिश्ड होगा, ठीक है।
अब उसका पब्लिश का नीचे ना वो पब्लिश डेट यस मैम। लिखी होती है, हमेशा उसके टाइटल में पब्लिश डेट लिखी होती है, जैसे हम भी पढ़ते आए हैं कि अपने टाइटल में आपने पब्लिश डेट लिखनी है। अब फर्स्ट करें, एक बैकग्राउंड स्टडी आपने उठाई है, ठीक है, आपने कोई टॉपिक उठाया, कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड से आपने कोई टॉपिक उठा लिया, उसके ऊपर आपने अपना रिसर्च वर्क करना है, या फिर आपने कोई सॉफ्टवेयर उठा लिया जो कि 5 साल पहले आपका LMS इस तरह चल रहा था और अब इस तरह चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट आपने इशू करवाना है, ठीक है। अब उसका क्या होगा, उसका ना पब्लिश डेट आप पढ़ेंगे कि क्या ये 10 साल पुराना है या 15 साल पुराना है। अगर तो वो 15 साल पुराना हुआ आप उसे नहीं लोगे, आप खुद ही कह दोगे कि मतलब इतनी पुरानी स्टडी मैंने क्या करनी है। अगर आप वो 10 साल पुराना होगा फिर भी आप उसको उठा सकते हो कि कोई ना कोई एलिमेंट इसका मेरे काम आ सकता है, ऐसे ही है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजीज आपको पता है आए दिन चेंज होती रहती हैं, पुरानी तो बिल्कुल ऑब्सोलेट हो चुकी हैं। अब यस आप मैम। अब मैं आपको बता रही हूँ कि बैकग्राउंड स्टडी में ना आपकी हो सकती है, अगर आपने पब्लिश डेटा उठाया है तो 2010 का भी आप उठा सकते हो, 2015 का भी उठा सकते हो, 18 का भी उठा सकते हो, 2020 का भी उठा सकते हो, डिपेंड ऑन योर स्टडीज कि आप आपका टॉपिक क्या है, आप किस तरह के स्टडीज चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसने क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपका अनपब्लिश डेटा यस है वो मैम। कोशिश कीजिएगा कि 5 साल से पुराना ना हो, ये चीज तो मस्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कोविड-19 न्यू चीज आई है, किसी ने इसका अभी तक कुछ पब्लिश नहीं किया, फिर आपको अनपब्लिश चीजें चाहिए, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसका मटेरियल हम कैसे फाउंड करेंगे। अब अगर किसी 10 साल पहले किसी ने ब्लॉग एक डाला है ना कि इस तरह की कोई बीमारी आएगी, इस तरह की कोई डिजीज आएगी जिसमें हम ये चीज यूज कर सकते हैं, आप कभी भी वो चीज नहीं लेते, ठीक है। आप देखते हो कि नई रिसर्चेज इसके ऊपर क्या आ रही थी, क्योंकि आपको पता है साइंटिस्ट जो भी चीज आनी होती है ना, साइंटिस्ट पहले ही उस चीज का कुछ ना कुछ दे देते हैं, क्लू लिखा होता है कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में। जब कोविड-19 आया है, आई थिंक जब ये स्टार्ट हुआ है ना, तो तब भी बता रहे थे कि ये कोई जंग हुई थी 1971, उसमें इन्होंने कोई बॉम्ब इस तरह का डाला था जिसके अंदर ये वाली डिजीज हुई थी लोगों को। सुना होगा आप लोगों ने ये चीज। जी मैम सुने। ठीक है, अब आपको क्या हुआ, वो चीज अनपब्लिश्ड है, वो जस्ट एक, वो सिर्फ लोग कह रहे हैं, लेकिन अगर आपको पिछले 5 साल में कोई भी इस तरह डेटा नहीं मिला, आपको जस्ट वो एक पॉइंट क्लिक हुआ है आपके माइंड में, आप उसको भी उठा सकते हो। और एक और चीज, जब आप इस तरह की कोई चीज उठाओ उसने तो तब क्या करो, उसका एक प्रॉपर रीजन दो कि हमने ये चीज उठाई है। ये देखें लास्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पार्ट यू मस्ट हैव अ स्टेटमेंट हाउ दिस ओल्ड अनपब्लिश्ड मटेरियल हेल्प्स द रिसर्चर इन देयर करंट स्टडी एंड रिलेट इट टू योर स्टडी। अगर आपको कोई इस तरह का डेटा मिल जाता है जो बहुत ज्यादा ओल्ड है और अनपब्लिश्ड है, ठीक है, तो आप उसका रीजन डिफाइन करोगे कि जो हम करंट स्टडी कर रहे हैं उससे इसका रिलेशन क्या है। अंडरस्टैंड? आप रीजन के बगैर वो डाटा कभी भी उसके अंदर नहीं ऐड करोगे, यस वरना मैम। वो आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। वो कहेंगे हम इस तरह का पेपर करेंगे नहीं जिसका आपको खुद ही नहीं पता है इसका क्या है रीजन। अब ये जो मैंने आपको दिया हुआ है ना, ये वाला नीचे इसको आप सिंपल कंट्रोल-C करेंगे। मेरी ब्राउजर स्क्रीन शो हो रही है? ब्राउजर स्क्रीन शो हो रही है? नो मैम। यस मैम, अब शो हो रही है। ठीक है, वो जो मैंने लिंक आपको दिखाया है, आपने सिंपल इसको यहाँ पे आके ब्राउजर अब इसको मैं सिंपल लिंक का बता रही हूँ। देखो मैं ये भी नहीं कह रही कि आप लोग करेंगे, आपके सामने हर चीज करके दिखा रही हूँ ताकि आपको चीजें मजीद क्लियर हो जाए। आपने इसको सिंपल यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे आपके ना पूरा एक आ जाएगा हाउ टू राइट अ थीसिस। आप लोग चाहो तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से रीड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए उन्होंने हर चीज ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी हुई है अच्छे तरीके से, ठीक है। एक एक दफा आप इनको लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपके पॉइंट्स अगर माइंड में कुछ है तो वो ज्यादा क्लियर हो जाए। अंडरस्टैंड? ये देखें हर चीज उसने डिफाइन की हुई है जो हम एक थीसिस में कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम दोबारा चलते हैं इसमें ये आ गया लास्ट। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जस्ट ना चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इंक्लूड किए हैं। बाकी चैप्टर क्यों नहीं इंक्लूड किए? क्योंकि थीसिस जो शॉर्ट से शॉर्ट थीसिस होता है वो बेसिकली 2 चैप्टर्स पे होता है, और लॉन्ग थीसिस जैसे मैंने कल आपको एक डॉक्यूमेंटेशन दिखाई है उसके तकरीबन 6 to 7 चैप्टर्स थे, ऐसे ही था ना। तो वो चैप्टर्स क्या होते हैं, वो बेसिकली इसी रिव्यू को ही ना अगर आप थीसिस आपका बहुत लॉन्ग जा रहा है जिसमें आपको कहा आपके 1000 पेजेस तक एक्सीड कर रहा है, उसके लिए फिर आप चैप्टर्स में डिवाइड कर दो। जो चैप्टर 3 होगा वो इसी को ज्यादा एक्सप्लेन करेगा। उसको आप कह सकते हो कि ये हमारे ग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, ये हमारे मैकेनिकल एलिमेंट्स हैं, इनमें आप डिफाइन कर सकते हो चीजें, ठीक है। जो चैप्टर 2 होते हैं यही आपकी मेन चीजें होती हैं इसमें। बाकी आपकी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती हैं वो नेक्स्ट नीचे आ जाती हैं, नीचे वाले चैप्टर्स पे, ठीक है। थीसिस जो होता है आप यही करते हो। यहां तक अगर किसी का कोई पॉइंट है तो पूछें, देन हम लास्ट स्लाइड है ये हमारी रूल ऑफ थीसिस। रूल ऑफ थीसिस में आपकी क्या चीज आ जाती है, यूज अ स्टैंडर्ड फॉन्ट, कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द मैन्युस्क्रिप्ट, फॉन्ट साइज शुड बी 10 to 12 पॉइंट फॉर ऑल टेक्स्ट। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता कि हम इसका रूल किस तरह से यूज करेंगे, सिंपल आपने यहाँ पर आना है, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये तो खैर मैंने खुद ही जस्टिफाई किया हुआ था इसको।
आपने यहाँ से, ये इसका रूल भी साथ साथ बता रही हूँ एक अगर आपके पास टेक्स्ट सामने लिखा हुआ है, होम पे जाएं, नजर आ रही है स्क्रीन वर्ड की? यस मैम। ठीक है, आप सिंपल क्या करेंगे, फॉन्ट साइज उसने क्या कहा है यहाँ पे, यहाँ से आपने अपने रूल देखते जाने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने डेटा लिखना है। उसने कहा है 10 to 12 आपका होना चाहिए फॉन्ट साइज, तो जो मोस्टली होता है वो 12 होता है, ठीक है। और इसका जो ये होता है ना, ये होता है आपका थीम फॉन्ट जो होता है, ये टाइम न्यू रोमन में होता है। आप ये चीज अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है। जो आपके स्टैंडर्ड पेपर होते हैं वो इन्हीं चीजों में होते हैं, और ये चीज अगर आप लिख के किसी के सामने रखेंगे ना, वो ज्यादा आपको उसकी देगा। अब एक और चीज मैंने उस दिन आपको बताया था, लाइन स्पेसिंग। यहाँ से आपने आके लाइन स्पेसिंग हमेशा 1.5 यूज करनी है, लेकिन जो मोस्टली करते हैं सिंगल भी करते हैं 1.5 या डबल, ये 3 ही यूज होती हैं। इन तीनों के अलावा आप कोई नहीं करेंगे। लेकिन जो हम अपने एकेडमिक राइटअप के लिए करते हैं 1.5 लाइन्स करते हैं, ठीक है, लाइन स्पेसिंग। इसको माइंड में रखिएगा, मोस्टली 3 होती है। ये बन गया आपका एक स्टैंडर्ड राइटिंग। अंडरस्टैंड? उसके बाद यही चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी सारी यहाँ पे बताएगा कि मैम ये आपने लाइन स्पेसिंग कैसे सेट की है, ये बताइएगा दोबारा। पहले मैम इसको ना अगेन रिपीट कर दें इसको। रुके, मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ ताकि चीजें दोबारा से आपको बता सकूं, ठीक है। अब देखें, ये आपके पास सामने है, मैंने इसको जस्ट सेलेक्ट किया पैराग्राफ को, यहाँ से जाके इसको Yes, ma'am. जस्टिफाई करना है, क्योंकि मोस्टली आपका ना ये होता है राइट अलाइन लेफ्ट होता है, सॉरी, मोस्टली इस तरह का ही होता है ना जो आपको नजर आ रहा होता है पैराग्राफ। आपने इसको जस्टिफाई करना है लिखने के बाद, ये सारी काम आपके लिखने के बाद होंगी चीजें। आपने देखा होगा आपका बुक का डाटा इसी तरह का होता है, जस्टिफाइएबल होता है, ऐसे ही होता है ना। बुक का डाटा कभी किसी ने देखा हो, इसी तरह का होता है, जस्टिफाइबल फॉर्म में होता है। यस मैम। दूसरी चीज, हमेशा आपने 10 to 12 में रहना है। अगर आप ना कोई जर्नल लिख रहे हो या फिर वो बहुत छोटा छोटा, आपने अखबार का डाटा देखा होगा, बहुत छोटा छोटा होता है न्यूज़पेपर जब आप रीड करते हो, है ना, वो आपका 8, 9, 10 इसी फॉर्म में रहता है। लेकिन आपने 12 से एक्सीड नहीं करना। हम जो यूज करेंगे एकेडमिक राइटिंग के लिए, ये हमारा बेसिकली एकेडमिक राइटिंग का प्रोसेस है सारा, ठीक है। ये सारी उसी की टाइप्स पढ़ रहे हैं, थीसिस भी वही उसी में आ रहा है। अब आपने इसमें 12 रखना है, और अपना जो थीम फॉन्ट है वो आपने क्या रखना है, टाइम न्यू रोमन, ठीक है। इसको आपने टाइम न्यू रोमन सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ से आपने कोई अंडरलाइन चीजें यूज नहीं करनी, ये कुछ भी यूज नहीं करना, सिंपल। आपने उसके बाद पैराग्राफ का आपको नजर आ रहा होगा, नीचे लिखा हुआ है पैराग्राफ, आ रहा है, इसी के आपने लेफ्ट पे छोटा सा एरो होगा, ये नजर आ रहा है सबको। यस मैम। ये आपकी पैराग्राफ सेटिंग होती है बेसिकली। यस मैम। आपने इसमें क्या करना है, कहीं इसमें किसी चीज को नहीं छेड़ना। अगर आपके अलाइनमेंट यहाँ पे सेट नहीं है, लेफ्ट ही है, तो आप यहाँ से आके भी अपनी अलाइनमेंट सेट करके जस्टिफाइड कर सकते हो। अंडरस्टैंड? लेकिन हमने वैसे ही कर दिया, हमने मैनुअली काम नहीं किया, हमने ऑटोमेटिक काम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लाइन स्पेसिंग यहाँ पर अब मल्टीपल सेलेक्ट है ऑलरेडी, लेकिन आपने क्या करना है, आप डबल को भी यूज कर सकते हो, 1.5 को भी, सिंगल को भी, लेकिन मोस्टली यूज होती है 1.5, इसीलिए मैं इसी के साथ चलूंगी, ठीक है। जो आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें भी आपको यही गाइडेंस मिलेगी कि आपकी जो स्पेसिंग हो वो 1.5 हो। अंडरस्टैंड? ओके पे क्लिक करेंगे, होगी 1.5। समझ आई इसकी? अब हम चलते हैं अपना, यस मैम। जी मैम आ गई। अब ये देखें जो सेकंड पॉइंट है ना, measure the top margin from the edge of the page to the top of the first line of text, measure the bottom page margin from the bottom line of, ये वही चीजें लिखी हुई जो मैंने अभी आपको करके दिखाई हैं। अगर आप इन रूल्स को अच्छे तरीके से पढ़ लो, आपको मतलब वो जो 3 चीजें मैंने आपको अभी बताई है ना, अपना फॉन्ट, आपका थीम फॉन्ट और आपका लाइन स्पेसिंग, वो यही 3 चीजें डिफाइन कर रहा है। द इंटायर टेक्स्ट शुड बी सिंगल स्पेस्ड, 1.5 स्पेस एंड डबल स्पेस, वही 3 चीजें बता रहे हैं ना यहाँ पे, कि सिंगल स्पेस भी आप यूज कर सकते हो, 1.5 भी यूज कर सकते हो और डबल स्पेस भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपने 1.5 वाले पे रहना है, ठीक है। जो भी आप मुझे काम सबमिट करवाओगे उसमें, वैसे एकेडमिक राइटिंग होती भी इसी में है। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हर राइटअप लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है, उनकी गाइडेंस डिफरेंट होती है। जो मैं आपको बता रही हूँ आपने उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलना है। और जब आप नेक्स्ट किसी के लिए काम करो, कल को आप मेरे लिए काम नहीं कर रहे, आप किसी दूसरे टीचर के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, आपका ये अपना होगा। आप उनसे पूछोगे कि मैम हम इसमें फॉन्ट स्टाइल कौन सा यूज करें, मैम हम इसमें ये मार्जिन कौन सा यूज करें, ठीक है। अगर आप ये चीजें पूछ लेते हो ना, तो नेक्स्ट पर्सन को पता होता है कि अच्छा आपको ये चीजें पता है, तो हमें फिर बतानी पड़ेंगी, वरना कुछ लोग नहीं बताते इसे, ठीक है। फिर आप जब पेपर पब्लिश करने के लिए जाते हो, आपको इन चीजों का पता ही नहीं होता। तो हर पॉइंट पे पूछा करें, जितने आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे ना, आप लोगों की चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होंगी। अगर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाई जा रही हूँ, आप कुछ पूछते नहीं है, तो ये आपका अपना लॉस है। किसी ना किसी पॉइंट पे आप कहोगे काश हम पूछ लेते मैम से, ये चीजें हमें पहले पता होती, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप कैप्शंस
टेबल एंड फिगर, कैप्शन, टाइटल। मैम समझ आ जाती है, इसलिए पूछने की नौबत ही नहीं आती। नहीं, आप लोग पूछते हैं मुझसे, साथ साथ मैं कह रही हूँ, अप्रिशिएट कर रही हूँ इस चीज को, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कोई पढ़ा रहा होता है ना, तो आप उसके बार बार चीजों को पूछा करें। जैसे आप मुझसे पूछते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप पूछ रहे हैं, आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का बता रही हूँ कि वो क्या करते हैं, उनको ना मतलब सुनते रहते हैं, उनको नींद आ रही होती है लेक्चर में इस तरह। फिर वो किस लिए होता है? क्योंकि उनकी अटेंशन ग्रैब नहीं हो पाती इसी तरीके से। ऐसे ही है ना, अपने अटेंशन को अच्छे तरीके से समझा करें। अब जो चीजें आप पढ़ जाएंगे ना, वो अब पढ़ जाएंगे। जी मैम बिल्कुल ही। मैं आपको अब एक चीज मेरे माइंड में रखें, जो चीजें आप अब पढ़ जाएंगे ना, नेक्स्ट आपको कोई भी इसका नहीं आएगा, आपको खुद दोबारा से पढ़ना पड़ेगा इन चीजों को, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम की आपको भी समझ नहीं है इसकी। जी मैम बिल्कुल। आगे इसके सारे रूल्स। जी मैम। ये वही 3 रूल हैं जो मैंने आपको अभी यहाँ पे करके दिखाए हैं, ठीक है। ये हमारी थी लास्ट स्लाइड। तो इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को चीजें क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई। इसी से पूछूंगी जो आज पढ़ा है, ठीक है। मैम आई हैव ए क्वेश्चन। जी जी। मैम पेज के मार्जिन के बारे में बता दें, वो कितना होना चाहिए पेज का मार्जिन? पेज का मार्जिन हर पेज का डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है टॉप मार्जिन फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज टू द टॉप ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट। आपकी जो फर्स्ट लाइन आप लिख रहे हैं ना, जो आप हेड से लिख रहे हैं, उससे थोड़ा सा इसका स्पेसिंग कम होनी चाहिए। ये मार्जिन आपका वैसे जो वर्ड पे होता है ना, ये डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। यहाँ पर आप करेंगे, जैसे देखिए इंट्रोडक्शन है, ये मार्जिन ठीक नहीं है। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको इतना मार्जिन रखना है इसका, ठीक है। फिर आपने इसको जब लाइन स्पेसिंग देंगे, वो ऑटोमेटिकली इसको सेट कर देगा उसके टॉप से, ठीक है। ये जैसे मैं इसको स्पेसिंग दूंगी, जो उसका हुआ उसने इसको सेट कर देना है। 1.5 अगर मैं दूंगी, ओके, इसने देखो जितना उसका था उसने इसको डिफॉल्ट करके इतना सेट कर दिया। ये इसका मार्जिन इसने हमें सिलेक्ट करके दे दिया। और जब हमने हेडिंग सिलेक्ट करने का, आपको पता है यहाँ से फायदा क्या होगा? जब मैंने इंट्रोडक्शन की हेडिंग सिलेक्ट की है, इसका आपको फायदा ये होगा, अगर आप ना बहुत ज्यादा आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल है, आप इसको यहाँ से इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और इसको डी एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एक्सपेंड हो गया। अब आप नीचे दूसरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। ये आपको यहाँ से दोबारा आप इसको कर सकते हैं। समझ आई इस चीज की? ये हेडिंग देने का आपको ये फायदा होगा इसमें। और आप इन चीजों को यूज किया करें, ये आपके आगे बहुत काम आएंगी हर चीज पे। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जो हमने पढ़ा है उसमें से लिटरेचर रिव्यू हम किस तरह से लिखते हैं, उसमें मेन क्या काम करते हैं? कोई एक स्टूडेंट बता दे, वरना फिर मैं खुद पूछूंगी आपके नेम सामने रख के, क्योंकि ये जस्ट मैम आर्टिकल्स डिफरेंट पेपर पब्लिश पब्लिश रीड करते हैं, रीड करते एक एक करके बताएं जी। और पहले मैम कोशिश हो पहले जो बता रही थी, पहले वो बता दें। मैम डिफरेंट पेपर पब्लिश